भी आपको पता है कि इंट्रो नहीं होता तो आज भी नहीं है। मूवी की शुरुआत में 11वीं सदी का चीन दिखाया जाता है। ये वो समय है जब दुश्मन साम्राज्यों सोंग और खितान की फौजें अक्सर इलाके कब्जाने के लिए एक दूसरे पर हमला करती रहती है। इसके बाद मूवी में दिखाते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच पहाड़ी पर तीर कमान तलवार और भालों से एक जबरदस्त युद्ध चल रहा है। इसी बीच दिखाते हैं तो एक अंधेरी रात में कोई सोंग में रह रहे एक बेहद गरीब किसान के घर के दरवाजे पर एक नवजात बच्चे को रख जाता है दोस्तों। और इस किसान की अपनी कोई औलाद नहीं होती, इसलिए वो उस बच्चे को पाकर बड़ा खुश हो जाता है। तो दोस्तों वो उसे नाम देता है कियाओ और उसे अपने बेटे की तरह पालता है। कियाओ दूसरों की मदद करने वाला ज़हीन और मेहनती बच्चा साबित होता आगे चलकर। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। जब कियाओ करीब 10 साल का हो जाता है तो कियाओ को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शाओलिन टेम्पल में भेजा जाता है दोस्तों। ये एक बौद्ध मठ होता है जिसे शाओलिन कुंफू यानी कि खतरनाक युद्ध कला का उद्गम स्थल माना जाता है। और वहाँ पर शाओलिन मास्टर की देखरेख में कियाओ बड़ा जबरदस्त योद्धा बन जाता है। चीन में देखा जाए तो उस सदी में कई मार्शल आर्ट्स गैंग्स हुआ करते थे जो लोगों के साथ ही विदेशी ताकतों से लड़ने में अपने राज्य की सेनाओं की भी मदद करते थे। ऐसी एक गैंग थी बैगर्स यानी भिक्षु गैंग। इनका ड्रेस कोड इनकी पहचान थी दोस्तों और ये लोगों की मदद करते थे, अपने आचरण को लेकर बेहद ही सख्त भी थे। अब कियाओ के मार्शल आर्ट्स स्किल्स को देखकर बैगर्स गैंग के सीनियर अफसरों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। कियाओ अपनी युद्ध कला की ताकत और तेज दिमाग के बोते गैंग में कई लड़ाइयां जीतता है और एक दिन उसे बैगर्स गैंग का मास्टर चुन लिया जाता है। और दोस्तों यही नहीं, बैगर्स गैंग का जो इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क होता है बहुत ही तगड़ा होता है। एक दिन सूचना मिलती है कि शाओलिन भिक्षु किसी को पिंजरे में कैद करके अपने साथ लेकर जा रहा है और इस पर कियाओ उसी सराय में पहुंच जाता है जहां पर वो बौद्ध भिक्षु ठहरा हुआ है। खाना खाते हुए कियाओ चॉपस्टिक फेंककर पिंजरे से दोस्तों कवर हटा देता है। पिंजरे में एक्चुअली उस स्टेट का राजकुमार कैद होता है जिसे देखा जाए तो कियाओ अपना मुंह बोला भाई बताता है। दरअसल शाओलिन भिक्षु के भेष में वो एक क्रिमिनल है दोस्तों और उसे बलि देने के लिए ले जा रहे होते हैं। कियाओ से कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, लेकिन दोस्तों वो ढोंगी लोग ऐसा नहीं करते बल्कि अपने आदमियों को बुलाकर कियाओ पर हमला कर देते हैं। हाँ, पर कियाओ तो बड़ा ताकतवर है, वो अकेले इस सारे आदमियों को धूल चटा देता है। अब ये देखकर वो ढोंगी बेहद ही आग बबूला हो जाता है और खुद कियाओ का सामना करने पहुंच जाता है। वो भी वैसे मार्शल आर्ट्स का बड़ा अच्छा जानकार होता है दोस्तों। अब वो ढोंगी अपनी ऊर्जा से हथेली में आग जलाकर कियाओ के पीछे की तरफ धकेलता है सीधा, लेकिन कियाओ 18 ड्रैगन सब डबलिंग पाम टेक्निक से उसे हरा देता है। इसके बाद कियाओ जंगल लौट आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि बैगर्स गैंग के छोटे मास्टर माँ की हत्या हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम माँ होता है और माँ की पत्नी अब वहाँ माँ का एक लेटर पढ़कर सुनाती है जिसमें उसकी हत्या का जिम्मेदार कियाओ को ठहराया जाता है। उसमें लिखा होता है कि कियाओ एक खितानी है जिसकी परवरिश सोंग में हुई है। वो अब सोंग वालों से बदला ले रहा है और वो बैगर्स गैंग को भी तबाह कर देगा। दोस्तों खितानी क्या हुआ ये आपको अभी पता चल जाएगा। अभी मैंने कहा ना कि लेटर में लिखा हुआ था कि कियाओ एक खितानी है, तो जल्दी पता चल जाएगा। और तब गैंग का एक बेहद ही बुजुर्ग मेंबर भी कियाओ के खितानी होने की बात की पुष्टि करता है। वो बताता है कि कुछ साल पहले एक पहाड़ी पर सोंग और खितान की सेनाएं आपस में भिड़ गई थी। वहाँ गलती से एक खितान पति पत्नी मारे गए थे, उनके साथ एक नवजात शिशु भी था। उस वक्त सोंग आर्मी में बैगर्स गैंग की तरफ से जो मास्टर लड़ रहे थे उनका नाम मांग था और उन्होंने उस बच्चे को ले जाकर एक सोंग किसान के दरवाजे पर रख दिया था। दोस्तों ये सारी बात सुनकर कियाओ इस जानकारी से शॉक में हो जाता है। वो उनसे कहता है कि बेशक मेरी पैदाइश खितान में हुई है, लेकिन मेरी परवरिश तो सोंग में हुई है ना, और मैंने हमेशा अपनी तरफ से सोंग और उसके लोगों की ही वफादारी की है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता और अब माँ की पत्नी बैगर्स के 4 सीनियर अधिकारियों जिनका लीडर एल्डर है और बाकी जितने सदस्य होते हैं उनके झूठे आरोपों के आधार पर आखिरकार कियाओ को मास्टर के पद से हटा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अब तुम्हें इसकी सजा भी दी जाएगी। लेकिन कियाओ सिर्फ इतना कहता है कि देखिए मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। और दोस्तों इससे पहले कि बैगर्स गैंग के वो 4 अधिकारी कियाओ को सजा देते, वो खुद अपना चाकू निकाल कर अपने पेट में डाल देता है। वो भी 4 बार वार करता है, हर अधिकारी की तरफ से मतलब 1 बार। लेकिन दोस्तों इतने पर भी माँ की पत्नी कांगमिन संतुष्ट नहीं होती। वो कियाओ को जान से मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए कियाओ वहाँ से चला भी जाता है। और इनमें से किसी को नहीं पता कि वहाँ से कुछ ही दूरी पर खड़ा युवान साम्राज्य का शासक मुरांग अपनी एक सर्वेंट एजू के साथ इस पूरे वाक़े को देख रहा है। और दोस्तों अब वो अपनी सर्वेंट एजू को शाओलिन टेम्पल जाकर वहाँ से मंदिर की पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट चुराने को कह देता है। दरअसल बात यह है कि खितान और सोंग की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर मुरांग अपना उल्लू सीधा करना चाहता है और वो वहाँ से फिर अपना तबाह हो चुका राज्य स्थापित करने की फिराक में है। दोस्तों अब गैंग मास्टर न रहने पर कियाओ अपने माँ बाप के घर पहुँच जाता है, लेकिन उसे ये देखकर बेहद झटका लगता है कि कोई उसके माँ बाप को पहले मार कर जा चुका है। वहाँ उनकी खून से सनी डेड बॉडी पड़ी होती है।
वो उनके नजदीक जाकर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर अचानक गाँव के 2 लोग आग धमकते हैं। वो ये सोचते हैं कि कियाओ ने इनकी हत्या की है और वो कियाओ से कहते हैं कि तुमने अपने माँ बाप की हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी कि तुम एक खितानी हो। कियाओ कहता है कि अरे मैंने नहीं किया ये सब कुछ। लेकिन दोस्तों वो लोग तो और लोगों को बुलाने के लिए चले जाते हैं। बेचारा कियाओ यहाँ अपने माँ बाप की समाधि बनाता है और उस पर सिर झुकाकर वहाँ से अपने मास्टर से मिलने शाओलिन टेम्पल जाता है। वहाँ मास्टर दरवाजे की तरफ पीठ किए बैठे होते हैं। कियाओ उनसे पूछता है क्या मैं खितानी हूँ, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और जब वो उनके नजदीक जाकर उन्हें पूछता है तो दोस्तों मास्टर की डेड बॉडी उसके हाथों में झूल जाती है। दरअसल कोई पहले ही उनका कत्ल कर चुका है। कियाओ को सदमे पे सदमा लगता है कि ये हो क्या रहा है। उसके समझ में नहीं आता कि मेरे साथ कर कौन रहा है ये। तभी दोस्तों वहाँ पर एक आदमी आता है। अब कियाओ को मास्टर के बगल में बैठा देख वो सोचता है कि उसने ही मास्टर को मार डाला। पता हो यार। वो वहाँ से भागता है तो कियाओ उसके पीछे पीछे जाता है। तभी मंदिर के लड़ाके भी ऊपरी मंजिल से मंदिर के कैंपस में कूद जाते हैं। वहाँ पर बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है। मंदिर में साथ ही पांडुलिपि चोरी होने का भी शोर उठता है। और दोस्तों अब तक कियाओ चोर को पकड़ चुका होता है। वो उसे अच्छी तरह झिझोड़ता है। तभी पांडुलिपि उसके कपड़ों से निकल कर गिर जाती है। अब तक वहाँ मंदिर के मास्टर और बाकी लड़ाके भी पहुँच जाते हैं। इनमें दोस्तों वो 2 लोग भी होते हैं जिन्होंने कियाओ को अपने माँ बाप की डेड बॉडी के साथ उसके घर में देखा था। वो चिल्लाते हैं कि तुमने पहले अपने माँ बाप की जान ली और अब मास्टर का भी खून कर दिया तुमने। कियाओ कहता है कि अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग, मैंने किसी का खून नहीं किया है, ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। लेकिन दोस्तों किसी का ध्यान उसकी सफाई पर नहीं जाता। इसी बीच कियाओ उस पांडुलिपि को उठाकर मास्टर को सौंप देता है। इसके बावजूद मास्टर कियाओ पर भरोसा ही नहीं करता और उस पर अपनी वज्र शक्ति से हमला भी कर देता है। और क्योंकि कियाओ के भीतर भी अपार ऊर्जा है तो वो मास्टर से टक्कर लेते हुए उसे दूर धकेल देता है। अब कियाओ खुद तो उस वज्र शक्ति के हमले से बच जाता है, लेकिन उसके पास खड़ा चोर उसकी चपेट में आकर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इससे दोस्तों चोर का नकाब भी उतरता है। अब उसका चेहरा देख कियाओ बिल्कुल हैरत में पड़ जाता है क्योंकि वो एक लड़की होती है और अब कियाओ को उसका इलाज करना है। मतलब दोस्तों उसको अच्छी तरह पूछना है कौन है तो कहाँ से आई है। लेकिन मास्टर के लड़ाके उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन कियाओ अपनी शक्ति के बल पर अकेले ही सबसे लोहा लेता है और सबको पछाड़कर उस लड़की को लेकर एक झोपड़ी में आ जाता है। वहाँ वो अपनी अंदरूनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस लड़की को होश में लेकर आता है, उसे सारी बातें बताता है। साथ ही वो लड़की को कुछ खाना और कपड़े भी देता है। अब कियाओ की इस कोशिश से लड़की के शरीर के जख्म तो भर के होते हैं, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे में दोस्तों कियाओ उसे घोड़ा बग्गी में लटाकर वैद्य जू के पास ले जाने का फैसला करता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है ना ये लड़की कौन है। अरे एजू है, एजू वो सर्वेंट थी ना जो। तो एजू कुछ देर के लिए फिर से बेहोश होती है, लेकिन उसे फिर वो होश में लेकर आ जाता है। अब वो एक छोटी झील के पास बग्गी को रोकता है ताकि घोड़े के साथ उसे भी आराम मिल जाए। यहाँ दोस्तों कियाओ एजू के लिए चाय भी बनाता है। चाय पीते हुए एजू कियाओ को बताती है कि मुझे मेरे मालिक मोरांग ने यहाँ मंदिर से पांडुलिपि चुराने भेजा था और उन्होंने मुझसे वादा किया था अगर मैं उन्हें पांडुलिपि दे दूं तो वो मुझे मेरे माँ बाप से मिलवाएंगे। दोस्तों ये सुनकर कियाओ को एजू के साथ थोड़ा सिंपैथी होती है क्योंकि वो भी उसी की तरह अनाथ है। वो आगे उससे पूछता है कि मेरे बारे में लोग जो कहते हैं क्या तुम्हें उस पर यकीन है। एजू जवाब देती है मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। कियाओ भी कहता है कि पता है तुम पहली इंसान हो जिसे मुझ पर इस तरह भरोसा है, वरना कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। दोस्तों अब कियाओ बड़ी तेजी से बग्गी को भगाता है ताकि टाइम से झंझियान पहुंच सके। झंझियान वो जगह है दोस्तों जहाँ पर वैद्य जू रहता है, लेकिन कियाओ नहीं जानता कि झंझियान में उसके खिलाफ पूरा मजमा जुटा हुआ है जिसमें शाओलिन के मास्टर, मंदिर के लड़ाके और बैगर्स गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। और जब कियाओ एजू को बाहों में उठाए वहां पहुंचता है तो सभी अपनी तलवारें लेकर कियाओ की तरफ लपकते हैं। कियाओ उन्हें रोकते हुए कहता है कि देखिए मैं यहाँ पर एजू का इलाज कराने के लिए आया हूँ, तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया। और साथ ही मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही है वो एक साजिश है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा जो छोटा मास्टर था माँ जो पहले मर गया था, उसकी पत्नी का नाम कांगमिन है। तो वो अब कियाओ को झूठा करार देते हुए कहती है तुमने मेरे पति को मारा और आज ये सब तुम्हें मौत के घाट उतार कर मुझे इंसाफ दिलाएंगे। इसी बीच बैगर्स गैंग का एक बुजुर्ग सदस्य कियाओ की हिमायत करते हुए कहता है कि कियाओ ने माँ को मारा इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों उसकी इस बात पर लोग तो आग बबूला हो जाते हैं कि ये बूढ़ा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है और वो उस पर भी कियाओ से मिले होने का आरोप लगा देते हैं। तभी वहाँ पर वैद्य जू आता है। कियाओ उसे एजू का इलाज करने को कहता है, लेकिन वैद्य जू कियाओ को गद्दार और खितानी बताते हुए उस लड़की का इलाज करने से इनकार कर देता है। अरे लड़की मतलब दोस्तों एजू। कियाओ कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसमें लड़की का दोष क्या है बताओ। तो वैद्य कहता है कि मैं इस लड़की का इलाज एक ही शर्त पे करूंगा और वो ये है कि इसकी जान के बदले तुम अपनी जान दोगे। बस तुम खुद को इन लोगों के हवाले करोगे ताकि ये तुम्हें मारकर कांगमिन को इंसाफ दिला पाए। और दोस्तों मजबूरी में कियाओ इस शर्त को मंजूर कर लेता है।
और वैद एजू का इलाज करने के लिए उसको एक कक्ष में लेकर आता है, कमरे में। अब यहाँ सभा में कियाओ अपने दुश्मनों से घिरा होता है, वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन कियाओ तो मार्शल आर्ट्स की अलग अलग चीजें जानता है, अलग अलग तरकीबें जानता है, वो सारी इस्तेमाल करके उन सब पर बिल्कुल अकेला भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों जो कांगमिन है ना, वो एजू के गले पर चाकू लगाकर उसे वहाँ लेकर आ जाती है एंड वो एजू का गला काटने का डर दिखाकर कियाओ को सरेंडर करने के लिए कहती है। बेचारा कियाओ। लेकिन दोस्तों कियाओ हिम्मत नहीं हारता, अपने सामने आ रहे एक दुश्मन से निपटते हुए वो एजू को बचाने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वैद जू उसे इस तरह चाकू मारता है कि उसकी सारी भीतरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वो गिर पड़ता है। और अब इनका लीडर आता है जिसका नाम एल्डर है। वो जैसे ही कियाओ को घायल देखता है तो पूरी ताकत से उसके पेट में भाला भोंक देता है। कियाओ बड़ी मुश्किल से वो भाला निकालता है और फिर लड़ने के लिए खड़ा भी हो जाता है दोस्तों। और जब सभी को ये लगता है कि कियाओ अब बस मरने वाला है तो वहाँ पर अचानक एक नकाबपोश आ जाता है दोस्तों, और वो छत ही गिरा देता है पूरी तरह। और इस तरह कियाओ के ज्यादातर दुश्मन उस छत के नीचे दब जाते हैं और नकाबपोश वहाँ से कियाओ को लेकर अपने साथ ले जाता है। अब कियाओ के जाने का बदला लेने के लिए कांगमिन एजू को मारने वाली होती है। तभी वैद कहता है कि नहीं, इसे हमें जिंदा रखना है, इसी में हमारा फायदा है और मुझे पक्का पता है कियाओ इसको लेने के लिए जरूर आएगा। दोस्तों इधर मोरांग को दिखाते हैं। मोरांग याद है ना कौन है? अरे जिसकी सर्वेंट एजू है, जिसने एजू को चोरी करने के लिए भेजा था मैन्युस्क्रिप्ट की, वही। तो यहाँ मोरांग के महल में एक मीटिंग चल रही होती है। वो अपने युआन एम्पायर को फिर से स्थापित करने की कसम दोहराता है एंड उधर नकाबपोश कियाओ को एक पहाड़ी पर ले जाकर अपनी शक्ति से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। आखिर कियाओ को होश आ ही जाता है दोस्तों। वो अपने इस मददगार को शुक्रिया अदा करता है, लेकिन बजाय इसका जवाब देने के नकाबपोश उससे पूछता है कि एक खितानी होते हुए भी तुमने एक सॉन्ग महिला की जान क्यों बचाई? कियाओ कहता है कि किसी की भी मदद करना मेरे संस्कार में है, वो चाहे दोस्त हो या दुश्मन। शायद मेरे माँ बाप अच्छे इंसान रहे होंगे। नकाबपोश कहता है कि हाँ, तुम्हारे असली पिता जियाओ एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। दोस्तों ये सुनकर कियाओ उससे अपने असली माँ बाप के बारे में और पूछने की कोशिश करता है, तो नकाबपोश उसका जवाब न देकर चला जाता है। यहाँ दोस्तों वैद के इलाज से एजू बिल्कुल ठीक हो जाती है एंड क्योंकि वो भेस बदलने में माहिर है तो एक दिन वो वैद का मेकअप धरकर वहाँ के पहरेदारों को चकमा देती है और उन्हें बाहर जाने का हुक्म भी देती है। इसके बाद वो खुद जू के पास पहुंचकर उसके पेट में चाकू खोल देती है और साथ ही साथ दोस्तों उसके दवाखाने में आग लगाकर भी चली जाती है। इधर दिखाते हैं तो युआन साम्राज्य को उसकी ताकत लौटाने में जुटा मोरांग कियाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर सॉन्ग से लड़ो, फिर हम एक साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन दोस्तों कियाओ गद्दार नहीं है, वो सॉन्ग लोगों के खिलाफ लड़ने से बिल्कुल इनकार कर देता है और मोरांग से कहता है कि देखो तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। इसके बाद दोस्तों वो एक जगह पर जाता है जिसका नाम युमेन दर्रा होता है। वहाँ पर एक चट्टान पर खितानी भाषा में उसके माँ बाप का जिक्र होता है। वो उनके नाम पर हाथ फिराता है और तभी एजू भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कियाओ को देख बड़ी इमोशनल होकर उसे गले लग जाती है, कहती है कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। कियाओ की भी दोस्तों यही तमन्ना होती है। वो कहता है कि जब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी तो हम दोनों यहाँ कर रहेंगे, खेती करेंगे और पशुओं को चराएंगे। और दोस्तों अब एजू कांगमिन और एल्डर की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कांगमिन का रूप धरती है और फिर एल्डर से मिलती है। एल्डर तो नहीं जानता कि ये एजू है, पर वो कहता है कि मैंने डाली के राजा डुआन के कहने पर छोटे मास्टर माँ का कत्ल कर दिया था। अच्छा, तो इसने किया था माँ का कत्ल। वो आगे बताता है कि आज राजा डुआन यहाँ पास ही की मिरर झील में आएगा। दोस्तों ये सारी बात जानने के बाद एजू कियाओ के साथ मिलकर डुआन को मारने के लिए चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों दरअसल जो एल्डर है ना, वो एजू से ज्यादा शातिर होता है। उसने जानबूझकर एजू के सामने मर्डर के तौर पर डुआन का नाम लिया था दोस्तों, ताकि एजू उसको मार डाले, किसको, डुआन को। एंड उसकी इस प्लानिंग में कांगमिन भी उसके साथ शामिल होती है। इसलिए जब एजू के जाने के बाद वो कांगमिन के पास जाता है तो कहता है कि हमारा प्लान कामयाब रहा, बधाई हो। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलासा होता है कि माँ की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी कांगमिन ने की है। उसने एल्डर के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया है और सारा इल्जाम कियाओ पर डाल दिया ताकि वो बैगर्स गैंग को बर्बाद कर सके। और इधर कियाओ एजू के साथ नाव खेते हुए उस पुल के नजदीक पहुंच जाता है जहां डुआन अपनी पहली पत्नी और बेटी से मिलने आया होता है। डुआन की बेटी आज उससे बेहद ही नाराज होती है क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी ना, उसी वक्त डुआन ने उसकी माँ और उसकी तरफ से नजरें फेर ली थी। लेकिन अब राजा को इसका अफसोस है दोस्तों, तो वो अपनी बेटी से कहता है मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ बेटा। लेकिन दोस्तों वो जानता नहीं था कि उसकी बेटी के इरादे कितने खतरनाक है। वो दुआ पर सीधा जानलेवा हमला कर देती है, लेकिन कियाओ तो नाव से ही झंडा फेंक कर डुआन पर हुए उस हमले को नाकाम कर देता है। और अब कियाओ के इरादों से भी बेखबर डुआन कहता है कि आज तुम एक समारोह के लिए आमंत्रित हो। फिर दोस्तों एजू के साथ डुआन के यहाँ पर जाता है जहाँ एजू के कानों में राजा और उसकी पत्नी की बात पड़ती है। उसे पता चलता है कि राजा की एक और बेटी थी जिसे राजा की पत्नी ने किसी और को दे दिया था क्योंकि वो उसकी परवरिश नहीं कर पा रही थी। राजा ये सुनकर अपनी उस बेटी को ढूंढने के लिए कहता है
एंड उसकी बातों से एजू जान जाती है कि राजा दुआन उसका ही पिता है, यानी कि वो लड़की कोई और नहीं, वो एजू ही है। लेकिन वो ये राज किसी को नहीं बताती। उधर रात में जब राजा दुआन कियाओ से उसकी नाव पर मिलने आता है तो कियाओ उस पर हमला कर देता है दोस्तों, और उसे मार कर पानी में फेंक देता है। पानी में जाते ही उसका चेहरा उतर जाता है। इसे देखकर उसकी सांसें जैसे रुक जाती है। वो दरअसल एजू होती है दोस्तों, जो दुआन का रूप धरकर उससे मिलने आई थी। कियाओ को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। एजू की आखिरी सांसें चल रही होती है, और जब कियाओ बाहों में लेकर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि राजा दुआन मेरे पिता है, वो बहुत नेक दिल इंसान है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उनकी जान जाए। कियाओ को दोस्तों बहुत दुख होता है। वो भारी मन से एजू की डेड बॉडी लेकर राजा दुआन के पास जाता है। बताता है कि एजू आपकी बेटी है और धोखे से मैंने उसको मार दिया। वो आगे बताता है कि एजू को एल्डर ने बताया था कि राजा दुआन के आदेश पर उसने मास्टर की हत्या कर दी थी, और यहाँ तक कि उसने मेरे ऊपर इस हत्या का इल्जाम डाला हुआ है, जबकि किया उसने खुद था। लेकिन एजू के सामने उसने ये कहा कि राजा दुआन के कहने पर ही उसने कत्ल किया। और ये सुनकर एजू और मैंने फैसला किया कि हम आपको मार देंगे। लेकिन दोस्तों राजा को तो इस बात की भनक तक नहीं थी। वो बिल्कुल हैरत में पड़ जाता है। कहता है कि मैंने तो कभी कोई ऐसा आदेश दिया ही नहीं। ऐसा लगता है कि एल्डर ने तुमसे मेरी हत्या करवाने के लिए ही ये साजिश रची और झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। अब एजू की मौत से आग बबूला कियाओ अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे एल्डर को मारने के लिए निकल पड़ता है। तब वहाँ पर एल्डर कियाओ को बताता है कि ये प्लान मोरांग का था कि सोंग और खितानी साम्राज्य को आपस में लड़ाकर खत्म कर दिया जाए, ताकि उसका साम्राज्य फिर से स्थापित हो सके। तभी दोस्तों एजू की बहन एजी कांगमिन को वहाँ पर घसीट कर लेकर आती है और कहती है कि इसी की वजह से मेरी बहन मारी गई। कियाओ तब कांगमिन से पूछता है कि तुमने माँ को क्यों मारा और तुम बैगर्स गैंग को तबाह क्यों करना चाहती थी। तब कांगमिन बताती है कि जब मैं केवल 14 साल की थी तो माँ ने मेरे साथ रेप किया था। दोस्तों माँ मतलब उसका पति है, ठीक है, शायद उस समय नहीं था। वैसे वो आगे कहती है कि बैगर्स गैंग के अधिकतर सदस्यों ने मेरा यूज किया और मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और उनसे बदला लेने के लिए ही मैंने ये पूरी योजना बनाई। मैंने फिर माँ से शादी की और फिर एल्डर को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया। उसके साथ मिलकर मैंने माँ को मार दिया और इल्जाम तुम पर डाल दिया ताकि तुम बैगर्स गैंग को बर्बाद कर दो। उसकी बातें सुनकर दोस्तों एजी को बड़ा गुस्सा आता है। एजी पता है ना आपको कौन है? एजू की बहन। वो कहती है तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना, तो दोस्तों उसके चेहरे पर एसिड डाल देती है। कांगमिन का चेहरा झुलस जाता है। बदसूरत हो चुकी कांगमिन से एल्डर भी अब पीछा छुड़ा लेता है। इसी बीच दोस्तों मोरांग वहाँ पर अपनी सेना लेकर पहुँच जाता है। एल्डर उससे कहता है कि कियाओ यहाँ पर है, मैंने अपना काम कर दिया है, आप उसको मार दो, फिर हम दोनों राज करेंगे। लेकिन मोरांग तो तीरों से उस गद्दार एल्डर को ही भेद कर मौत के घाट उतार देता है, और अब मोरांग की सेना घर के अंदर तीरों की बौछार कर देती है ताकि कियाओ अंदर ही मारा जाए। लेकिन वहाँ उसकी जगह दोस्तों कांगमिन मारी जाती है। कियाओ अब तक लगातार इधर उधर कूद कर अपने आप को तीरों से बचा रहा होता है, लेकिन अब वो एक लकड़ी का सहारा लेकर बाहर आता है और अपने ऊपर आने वाली तीरों को उस पर रोक लेता है। इसके बाद वो उसी लकड़ी को मोरांग के सैनिकों पर फेंक कर सीधा हमला कर देता है और साथ ही अपनी सारी दिव्य शक्ति लगाकर मोरांग के सैनिकों को मार रहा होता है। इसको देखकर दोस्तों मोरांग भी अब खुद लड़ाई में उतर आता है। तब मोआन उसे कहता है कि सुनो, या तो युवान साम्राज्य की सेवा में आ जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। कियाओ कोई जवाब देता उससे पहले झोपड़ी की छत पर बैठी एजी मोरांग पर निशाना साधती है, लेकिन उसका हथियार मोरांग तक पहुंचे इससे पहले ही वो एजी पर अपनी तलवार फेंक देता है और एजी वो वार झेल नहीं पाती, नीचे गिर जाती है। नीचे गिरकर अब एजी आमने सामने मोरांग के सैनिकों का मुकाबला करती है। कियाओ भी उसकी तरफ बढ़ रहे सैनिकों को अपनी शक्ति से नीचे फेंक देता है, और तब दोस्तों एजी कियाओ को राजा दुआन की तलवार देती है ताकि वो मोरांग से लड़ पाए। अपने सैनिकों को पिटता हुआ देखकर मोरांग वहाँ पर पहुँच जाता है, और जैसे कियाओ वहाँ से भागता है मोरांग उसके पीछे पीछे जाता है। कियाओ भागते भागते दोस्तों ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ मोरांग ने बैगर्स गैंग के लड़ाकों को मारकर टांगा हुआ होता है। अब मोरांग अपनी पावर से कियाओ पर हमला करके उसको पूरी तरह घायल कर देता है, लेकिन बेहोश होते हुए कियाओ को अपने गुरु का ध्यान आता है। उसके भीतर पता नहीं कहां से अचानक इतनी ताकत आ जाती है कि वो सीधा उठ बैठता है और अपनी सारी शक्तियां बटोरकर मोरांग पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। मोरांग मरने की हालत में धीरे धीरे पहुंच जाता है। इसी बीच वहां पर बैगर्स गैंग के बचे हुए लोग और एजी भी पहुंच जाती है। बैगर्स गैंग कियाओ को फिर से अपना मास्टर बनाना चाहता है, लेकिन अब कियाओ उस गैंग से दोबारा कोई मतलब नहीं रखना चाहता। वो अपना घोड़ा लेकर इन सबसे दूर अलग चला जाता है जहाँ उसने एजू के साथ खेती करने और मवेशी चराने का सपना देखा था। वो वहाँ एजू की समाधि बनाकर उसकी यादों के